तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं एसकेएमई दुमका सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर 13। और इसमें आपको पढ़ना है कॉन्टेम्प्रोरी वर्ल्ड यानी कि समकालीन विश्व के बारे में, जो 1945 से 2000 के बीच में, या बोले कि 1945 से लेकर के वर्तमान समय तक पूरे विश्व में क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इस पेपर में पढ़नी है। ठीक है। तो एसकेएमई दुमका में क्या पढ़ना है हिस्ट्री मेजर 13 में कि कॉन्टेम्प्रोरी वर्ल्ड मतलब समकालीन विश्व। ठीक है। हवा चल रहा है, देख रहा हूँ। समकालीन विश्व। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो इसमें आपको पढ़ना है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर शीत युद्ध जिसको बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा शीत युद्ध क्या है। मीनिंग कॉज ऑफ कोल्ड वॉर एंड सिक्योरिटी पैक्ट्स। ठीक है, तो क्या होता है कोल्ड वॉर, ये सब जानिएगा आप। फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट इन कोल्ड वॉर, जर्मनी, कोरिया एंड क्यूबा। ठीक है। शीत युद्ध के कारण जर्मनी, क्यूबा और कोरिया के बीच में टकराव हुआ था, ये पूछा गया है। इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ठीक है। तो पश्चिमी यूरोप के बारे में इसमें आपको पढ़ना है कि उनमें आर्थिक संकट जो आया था इसके बारे में। ठीक है। विथ ईस्टर्न यूरोप, साथ में पूर्वी यूरोप का भी, उसका क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 2। इसमें आपको पूछा गया है यूरोप, यूएसएसआर मतलब कि रूस उसको बोलते हैं, एंड यूएसए। ठीक है, रूस और अमेरिका के बीच में जो कोल्ड वार हुआ था, शीत युद्ध, ये दो देशों के बीच में, बड़े बड़े देश थे। ठीक है, एक साइड में था अमेरिका, एक साइड में था रूस, जिसको हम लोग रसिया भी बोलते हैं। और इससे पहले हम लोग रूस को सोवियत संघ बोलते थे। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का विखंडन, सोवियत संघ का टूटना या खंडन। ठीक है, 1900 कितना 1990 91 में हुआ था, तो ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको री ड्राइविंग ऑफ पॉलिटिकल, ठीक है, बॉर्डर्स ऑफ जर्मनी। इसमें आपको फिर जानना है यूगोस्लाविया, फिर जाना है चेकोस्लोवाकिया, फिर जानना है एमरजेंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है। और फिर यूएसए यानी कि अमेरिका एज द सुपर वर्ल्ड पावर, विश्व में एक महाशक्ति के तौर पे अमेरिका की पावर को जानना है। ओके। यूनिट 3 आपका क्या, मोनूमेंट्स फॉर इक्वल राइट। ठीक है, समान अधिकार के लिए मोनूमेंट्स। इसके अलावा एंड चैलेंजिंग द बायपोलर वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि ध्रुवीय विश्व के बारे में भी जानना है, क्या क्या चुनौतियां हैं ध्रुवीय विश्व में। फिर आपको जानना है क्या, तो कैंपेन विथ इन एंड आउटसाइड साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, ठीक है, अपार्ड, सॉरी, क्या है कि शॉर्ट कैच ना, मुझे जाना है रांची, तो आप लोग का वीडियो ले लूँगा, उसके बाद निकलूँगा आराम से। ठीक है, इसलिए मॉर्निंग वॉक पे नहीं गया हूँ। सिविल राइट मोमेंट इन यूएसए यानी कि अमेरिका में जो सिविल राइट था, नागरिक अधिकार, उसके बारे में जो आंदोलन हुआ ये जानना है। नॉन अलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानना है। फिर आपको मेजर ट्रेंड जिसमें आपको ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, और वुमेन्स लिबरलाइजेशन, ठीक है, यानी कि महिला का जो वर्तमान समय चल रहा है कि लेडीज़ फर्स्ट या फिर महिला को इक्वलिटी मिलना चाहिए, ये सब के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग नीचे से करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, हैं, न ऊपर से करेंगे। चलिए, जहाँ से भी करते हैं। महिला मुक्ति आंदोलन और उसके प्रभाव का वर्णन करें, यूनिट 4 पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे यूनिट ऊपर के। तो यहाँ पे देखते हैं, ये यूनिट हमारा 4 है। ठीक है, यूनिट 4 मेजर ट्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कि वैश्वीकरण क्या अर्थ होता है। वैश्वीकरण
ठीक है। देखिए मैं समझाता हूँ वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण मतलब विश्व का एक होना। वैश्व मतलब विश्व, एकीकरण विश्व का एकीकरण को मिला के बनाया गया वैश्वीकरण, यानी कि संपूर्ण विश्व का एक होना। अब कैसे एक भैया, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि संपूर्ण विश्व का एक होना ही वैश्वीकरण है। जैसे हम भारत हैं, ठीक, आप अमेरिका हैं, आप रूस हैं, आप चीन हैं, आप जापान हैं, ठीक है, आप फ्रांस हैं, आप ऑस्ट्रेलिया हैं, फलना ढिमका बहुत सारा कंट्री है। हम सभी के बीच में क्या होगा, आपस में व्यापार होगा, ठीक है। हम आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, हम आपका मोबाइल खरीदें जापान से, हम आपका, ठीक है, लाइट खरीद लिए चाइना से, और हम आपको मतलब कुछ भी देश से, किसी भी देश से व्यापार करना, बदले में कुछ सामान लेना और बदले में कुछ सामान देना, ये क्या है, वैश्वीकरण है। ठीक है। ये वैश्वीकरण केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है, हम अपने संस्कृति भी दूसरे देशों में जाके दिखाते हैं, दूसरे की भी संस्कृति अपने देशों में जाके अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि हमारे भारत में भी ट्रेंड चल गया है, ठीक है, जीन्स का। जीन्स हमारा कल्चर नहीं है, आपको मालूम है, जीन्स वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता का, लेकिन चल गया, भारत में चल रहा है। इसके अलावा ये जो शर्ट है, हम लोग भारत में पहनते थे, आज शर्ट पूरे विश्व में पहन रहा है। तो हमारा कुछ कल्चर हम लोगों ने अपनाया है, और विदेशों का कल्चर हम लोगों ने अपनाया है, हमारा भी कल्चर विदेशों ने अपना रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, वैश्वीकरण। विश्व की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, बहुत सारे हम लोगों ने विश्व के अलग अलग देशों से अपना राजनीतिक सिद्धांत लेके हमारा अपना संविधान रेडी किया है। तो ये क्या है, ये भी एक वैश्वीकरण है। ठीक है। यानी कि विश्व के अलग अलग देशों से व्यापार के दृष्टिकोण से, ठीक, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, अलग अलग देशों में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, उसको अपने देश में अप्लाई करना। ठीक है। और भी शैक्षिक दृष्टिकोण, साहित्यिक दृष्टिकोण, इन सभी को एक दूसरे से आदान प्रदान करना हमारा एक वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है। वैश्वीकरण का लाभ क्या है, पूरे विश्व के देशों की संस्कृति एक दूसरे से आदान प्रदान होती है। ठीक, हम लोग एक विश्व के नागरिक बनते हैं, एक राज्य की सीमा या मतलब एक देश की सीमा से परे होकर हम लोग एक विश्व की सीमा पे पहुंचते हैं। ठीक, अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजी से रूबरू होते हैं, और भी बहुत कुछ, देशों की अच्छी एजुकेशन सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। वैश्वीकरण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा महत्व या सबसे ज़्यादा बोलेंगे कि कौन हमें हेल्प करता है, तो इंटरनेट। इंटरनेट वैश्वीकरण की दुनिया में सबसे बड़ा सहायक है। इंटरनेट के कारण ही आज हम लोग पूरे विश्व में फैल चुके हैं। ठीक है। इंटरनेट का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। तो वैश्वीकरण भारत में 1991 से पहले वैश्वीकरण नहीं था। 1991 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। उन्होंने बोला कि भाई साहब हमारे यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो ये वित्त मंत्री बोलते हैं नरसिम्हा राव को, तो बोलते हैं ठीक है, तो क्या हो, और अडॉप्ट कर लो टेक्नोलॉजी। तो बोला ठीक है, तब हम लोग शुरू करते हैं। तब 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई। क्या अपनाई, नई आर्थिक नीति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो 1991 में भारत ने वैश्वीकरण का हाथ आगे बढ़ाया और विश्व के देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया। ठीक है। और बहुत सारे मतलब पहले क्या, 1991 से पहले नहीं होते थे विश्व व्यापार, होते थे, बहुत कम होते थे, क्योंकि जो सरकारी कामकाज था, विदेशी कोई भी फैक्ट्री अपने देश में बसाना चाहेगा, ये भी वैश्वीकरण है। भारत में विदेश की कंपनी आके बैठेगी, ये भी वैश्वीकरण है। भारत किसी अन्य देश के देश में जाके अपना फैक्ट्री खोलेगा, वो भी एक वैश्वीकरण है। ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा व्यापार हो गया। तो 1991 से पहले भारत में विदेशी कंपनी नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कागजी झंझट थे, सरकारी कामकाज इतना करना होगा अपने यहाँ पे देश में फैक्ट्री बैठाने का, कि आदमी छोड़ देता था कि नहीं, भारत नहीं जाएंगे। भारत का जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन है इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे फॉलो ही नहीं कर पाती थी, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते थे विदेशी कंपनी। तो 1991 में ये सरकारी कामकाज को, सरकारी कागज की जी झंझट को कम किया गया। ठीक है। जो बहुत ज़रूरी है उसे ही केवल सरकारी कामकाज के तहत रखा गया, और फिर फैक्ट्री को भारत में बसने दिया जाने लगा। मतलब सरकार का बहुत ज़्यादा जो जोर था ना, कि ये सारा कुछ साइन करवाना हो, ये सब पेपर
वो पेपरबाजी कम हो गया हुआ, लेकिन बहुत कम, केवल नाम मात्र के बराबर जो बहुत ज़रूरी है वही पेपर वर्क को रखा गया, बाकी सब पेपर वर्क को हटा दिया गया। और 1991 में भारत नई आर्थिक नीति अपनाई इसी के तहत, और भारत वैश्वीकरण के मार्ग पे आगे बढ़ा। ठीक। अब वैश्वीकरण में एक बहुत बड़ा सहायक है, उसको हम लोग बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन को 1 जनवरी 1995 से पहले कहा जाता था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। एक वर्ड था तो मजा आता है। हाँ, तो गेट बोलते थे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो 1 जनवरी 1995 से पहले गेट जो है विश्व में व्यापार का काम करता था, और भारत गेट का सदस्य नहीं था। भारत बोलता था कि गेट में कुछ बदलाव करो और इसका नाम चेंज करो। तो फिर 1 जनवरी 1995 में गेट ने अपना नाम चेंज किया, GATT, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये गेट ने अपना नाम चेंज किया 1 जनवरी 1995 में, और ये अपना नाम करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपना नाम बदल दिया। अब 1 जनवरी 1995 को जैसे ही नाम बदला, भारत इसका सदस्य बना, और भारत के लगते ही लगभग 45 देशों ने भी अपने सदस्य हस्ताक्षर कर दिया। और जो जो WTO मेंबर है, अभी शायद 190 प्लस हैं WTO के मेंबर, विश्व व्यापार संगठन के पूरे विश्व में 190 से ज़्यादा देश इसके मेंबर हैं। इसके साथ ही एक चीज़ ये है कि आप WTO का अगर सदस्य बनते हैं, मान लीजिए आप जितने भी मेंबर कंट्री WTO का सदस्य है, वो सारे देश एक दूसरे देश में जाके अपना व्यापार कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये है WTO का रूल। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको टैक्स देना होगा, जो उस देश ने टैक्स फिक्स किया है वो टैक्स आपको पे करना होगा, तब आप उस कंट्री में जाके बेचिएगा सामान। ठीक है, तो ये वैश्वीकरण का मैंने व्यापारिक दृष्टिकोण को पूरे अच्छे से बता दिया है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे देशों की क्या करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को अपने देश में अप्लाई करते हैं। बहुत सारे देशों के हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम को अपने देश में अप्लाई करते हैं। जिसे हम लोगों ने नीति निर्देशक सिद्धांत लिया है, जो अपने राज्य के युवाओं के लिए, अपने राज्य के नागरिकों के लिए प्रत्येक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत पालन करती है। ये हमने आयरलैंड से लिया है। हमने राष्ट्रपति शासन लिया है, ठीक है, अमेरिका से। हमने पार्लियामेंट लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, हमने मौलिक अधिकार लिया है अमेरिका से। हमने मौलिक कर्तव्य लिया है रूस से। तो ये भी हमारा एक वैश्वीकरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा साहित्य बहुत सारे कल्चरल जो डांस होते हैं, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कल्चरल इवेंट होते हैं, ये सब हम लोगों ने विदेश से अपनाया है। और हमारे यहाँ के भी संस्कृति, जैसे कि अगर आप जापान जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको वियतनाम, ताइवान, ठीक है, भारत का जो क्या बोलते हैं, हम लोग का जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ रामायण महाभारत, उनके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बनी हुई हैं। ठीक है, और उन लोगों ने उसको अपना नेशनल सॉन्ग भी बना दिया कई कई देशों ने। ठीक है, रामानंद सागर, अगर आप रामायण देखे होंगे तो वो आपको उसमें मिल जाता है। तो ये सब वैश्वीकरण का एग्जाम्पल है। मैंने आपको मुँह ज़बानी बताया है यार, किताबी भाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है, जो मुझे याद है उसके लिए। ठीक है, तो वैश्वीकरण का अर्थ, कारण और परिणाम। देखिए, ये हो गया कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में विश्व स्तर पर जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वह था वैश्वीकरण। इसमें विज्ञान, तकनीकी, संचार, व्यापार ने विकास ने विश्व के विभिन्न देशों को एक दूसरे के निकट ला दिया। वैश्वीकरण ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए। आज विश्व का लगभग प्रत्येक देश किसी न किसी रूप से वैश्वीकरण से प्रभावित है, मतलब वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, देखिए, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक, व्यापार, संस्कृति, तकनीकी गतिविधियां एक दूसरे से जोड़ती हैं, एक दूसरे देश से जोड़ती हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, आसान भाषा में, कि वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक बनना। ठीक है,
आर्थिक सांस्कृतिक हमने तो बहुत सारा चीज़ बोल दिया ना। तो आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक सामाजिक शैक्षिक भाषाई दृष्टिकोण, हम लोग विदेशी भाषा भी बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी बोलते हैं ना जी। चलिए, और भी बहुत सारे विदेशी भाषा बोलते हैं, जैसे कि चीनी, जापानीज, बहुत सारा हम लोग के यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है। इसके अंतर्गत वस्तु सेवाओं की, पूंजी की, तकनीक की, विचारों की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक देश दूसरे देश से आदान प्रदान करता है, ठीक है। वैश्वीकरण के प्रमुख कारण क्या क्या है? तो विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ है इससे, जैसे कि कंप्यूटर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक। परिवहन के साधन का विकास हुआ है, जिसमें हवाई जहाज, जल जहाज और टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इन सब का भी विकास हुआ है। इंडिया का टॉप सेलिंग बाइक कौन सा है? मेरे पास भी है। चलिए, किसको किसको मालूम है इंडिया का टॉप सेलिंग बाइक, सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाइक, और सबसे ज़्यादा क्या बताएं, रफ एंड टफ यूज भी करते हैं उसको हम लोग। चलिए, शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार हुआ। अच्छा, शीत युद्ध अब हमको आपको समझाना होगा कि शीत युद्ध क्या है, ठीक है, समझा देंगे जी। नेक्स्ट है आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक जो है, आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में, लिबरलाइजेशन के बारे में और प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तीन चीज़ के बारे में हमको बताना होगा। कई देशों ने व्यापारिक प्रतिबंध को कम कर दिया, जिसके सरकारी कामकाज जो झंझट था ना वो कम कर दिया, और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, ठीक है। भारत ने कब अपनाया? 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाया। इसी को भारत बोल सकते हैं कि भारत वैश्वीकरण का भाग बना 1991 में, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुराष्ट्र, ऐसी कंपनी जो अनेक राष्ट्रों में है, बहुत सारे राष्ट्रों में है, उसको बहुराष्ट्र कंपनी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। तो बहुराष्ट्र कंपनियों का विस्तार हुआ। बहुराष्ट्र कंपनियों ने विश्व के विभिन्न देशों में व्यापक निवेश किए, जैसे कि कंप्यूटर एक है आपका इंटेल, एक है कंप्यूटर आसूस, एक है कंप्यूटर आपका एचपी, एक है मोबाइल आपका रियलमी, रेडमी, मोटो, ये सब क्या है, बहुत सारे देशों में ये फैले हुए हैं। भारत में भी इसका है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाते हैं, ओके। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, इंटरनेशनल का जो हमारा मार्केट है वो बढ़ गया है, रोजगार के अवसर खुले, आईटी सेक्टर, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में नए रोजगार उत्पन्न हुए, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगला जाता है आर्थिक विकास। इससे क्या हुआ? हमारा आर्थिक विकास शुरू हो गया, ओके। नेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा, ठीक। शिक्षा एवं ज्ञान का विस्तार हुआ, जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। देखिए, हर एक चीज़ का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी होता है, ठीक है, बहुत आप सबको मालूम है। हाँ, चलिए, इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड तो आपको भी कुछ अच्छाइयाँ मिलेंगी, कुछ बुराइयाँ मिलेंगी। जैसे कि आप साथ में रहेंगे, ठीक, अकेलापन नहीं होगा, काम में हेल्प हो जाएगा, ठीक। डिमेरिट्स क्या क्या बोल सकते हैं कि आपको जो है क्या क्या बोल सकते हैं जी, हाँ, कि आपको जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएगा, ठीक, और वर्क हैंडल जो है थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा, खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। बाकी कोऑपरेटिव है तो सब चल जाएगा। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं? देखिए, वैश्वीकरण हुआ तो आर्थिक असमानता आया, इसमें अमीर देशों के बीच और गरीब देशों के बीच अंतर बढ़ गया। कैसे भैया? अमीर देशों का जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बिक गया, लेकिन गरीब देशों का प्रोडक्ट नहीं बिका। विश्व के बाजार में उसी का कीमत होगा जो अच्छा दिखेगा, ठीक है, और अच्छा क्वालिटी वाला रहेगा। भारत का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहता है, तो भारत का क्वालिटी अच्छा नहीं रहने के कारण क्या होता है कि भारत का जो विदेशी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट माने निर्यात, ठीक है, तो वो जो है थोड़ा सा कम हो गया। स्थानीय और छोटे उद्योग बहुराष्ट्र कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, यानी कि जो छोटे छोटे फैक्ट्री है वो विश्व के बड़े बड़े फैक्ट्रियों से थोड़ी कंपेयर कर पाएंगे जी, तो ये तो पीछे हो गए, ठीक है। सांस्कृतिक संकट, पारंपरिक संकट, भाषाएं पश्चिमी। देखिए, जिस तरह से विदेशी कल्चर और भाषाएं आ रही हैं हमारे देश में, हमको लगता है कि आने वाले टाइम में भारतीय कल्चर छिप जाएगा और विदेशी कल्चर ही आगे हो जाएगा, तो ये भी एक संकट है, ठीक है। आज देखिए, सब कोई अपने घर में वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहा है,
वेस्टर्न टॉयलेट मत यूज कीजिए। वेस्टर्न टॉयलेट समझते हैं ना, वो गोल वाला जिसमें बैठने का भी जगह नहीं बनता है अच्छा से। तो वो जो वेस्टर्न टॉयलेट होता है ना, उससे आपका पेट खराब होता है, आपको मालूम है। प्रॉपर आपका डाइजेशन क्लियर नहीं होगा, ठीक, आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर। और वो जो पेन होता है उसका, उस ब्लास्ट भी करता है कभी कभी, ठीक है। और उसमें बैठ के यार गजब अजीब धोने का मतलब बैठ यार। मैं गया था हैदराबाद और एनआईटी जमशेदपुर, तो फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ किया था। तो बाद में तो देखें कि भाई इंडियन टॉयलेट भी बना हुआ है, वहीं खोज लिया इंडियन टॉयलेट कि हाँ यार चलो। तो वेस्टर्न टॉयलेट घर में मत यूज कीजिए। हाँ, वो किसके लिए है? वेस्टर्न टॉयलेट है बूढ़े के लिए, बूढ़ा लोगों के लिए जिसका घुटना काम नहीं करता। अब जवान आदमी वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठेगा तो आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है। तो वेस्टर्न टॉयलेट का यूज मत कीजिए। डॉक्टर भी बोलते हैं कि वेस्टर्न टॉयलेट का यूज नहीं करना चाहिए। वेस्टर्न टॉयलेट केवल और केवल बुजुर्गों के लिए है। इसके अलावा फास्ट फूड, वो विदेशी कल्चर है। हम लोग जो फास्ट फूड खाते हैं, मैगी, चाउमीन, बर्गर, पास्ता, महीना में एक दिन खाते तो ठीक है, लेकिन अगर जहाँ जहाँ डेली हो रहा है, सप्ताह में 2 बार 3 बार हो रहा है, तो वो फिर हानि है आपके लिए, ठीक है। 3 महीना में 6 महीना में एक आध बार खा गए वो मैटर नहीं करता। महीना में एक बार खा लिए या महीना में मैक्सिमम 2 बार खा लिए तब ठीक है। जहाँ 2 बार से ज़्यादा होता है तो वो फिर आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। उतना दिन का सड़ा हुआ सामान जो खाते हैं हम लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये सांस्कृतिक संकट, पर्यावरण संकट भी बढ़ रहा है इससे, क्योंकि विश्व में अलग अलग देशों में जो फैक्ट्री आके बसेगा जी, तो वो फैक्ट्री क्या करेगा? पर्यावरण प्रदूषण करेगा, ठीक है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधार के बाद वैश्वीकरण तेजी से बढ़ गया। मैंने बताया 1991 के बाद आर्थिक सुधार हुआ, नई आर्थिक नीति, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और इन सभी क्षेत्रों में बढ़ने लगा और विश्व बाजार भारत में फैल गया, ठीक है। निष्कर्ष लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा एवं महत्व बताइए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमको बोलना होगा। देखिए, सतत विकास, सतत मतलब होता है समांतर क्रम में चलने वाला विकास, ठीक है। सतत विकास जिसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ये वर्ड 2015 से ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है। 2015 मैं क्लास 8 में था, उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं था। क्लास 10 में गया तब भी नहीं पता चला। जब मैं ग्रेजुएशन में गया तब हमको पता चलता है कि रे सतत विकास नाम का भी कोई टॉपिक होता है, ठीक है। सतत विकास क्या है? सतत विकास 2015 से ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस में है। इसका मतलब होता है ऐसा विकास जिससे मेरा भी विकास हो, हम लोग का जो पीढ़ी है हमारा भी विकास हो, और हम लोग के आने वाले जो पीढ़ी रहेगा, हमारा बच्चा लोग, हम लोग के नाती पोता लोग, उस पर भी कोई संकट ना आए, ठीक है। यानी कि ऐसा विकास जिससे हमारा भी फायदा हो और पर्यावरण पे कोई संकट ना आए, ठीक है, और हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई खतरा ना हो, इस विकास को कहते हैं सतत विकास। मैं आम भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा विकास जो हमारे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी फायदेमंद हो, ठीक, पर्यावरण पे कोई संकट ना आए और हमारे आने वाले जनरेशन पे भी कोई संकट ना आए। अगर आप ऐसा विकास करते हैं तो इसको बोलते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सतत विकास को पाने के लिए 17 को लक्ष्य रखा गया है। कितना? 17, SDG 17 बोलते हैं, ठीक, 17। सतत विकास के 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं उसको आपको देखना होगा, आप देख लीजिएगा। जैसे कि जीरो हंगर रेट, सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक हमें अचीव करना है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 17 गोल्स हैं, SDG नोट कर लीजिए, ये यहाँ पे नहीं है। 17 सतत विकास लक्ष्यों को आपको अचीव करना है, ठीक, SDG गोल्स को। तो 2030 तक भारत भी उसमें सहयोगी है और इसको प्रमोट करता है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आधुनिक विश्व में औद्योगिकरण, आर्थिकरण, ठीक है, आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होने लगा है। इससे पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सतत विकास, ठीक है, की अवधारणा सामने आई। इसका उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन की रक्षा करना है। ओके, सतत विकास का अर्थ क्या है? तो सतत विकास वह विकास है जिसमें आर्थिक प्रगति होती है, पर्यावरण संरक्षण बनाए रखा जाता है,
ठीक है, आर्थिक प्रगति तो होती है परंतु पर्यावरण पे कोई संकट नहीं आता है। इसका उद्देश्य ऐसा विकास करना है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन न हो। एक कमीशन बनती है ब्रूटलैंड कमीशन, और ब्रूटलैंड कमीशन ने अपना एक रिपोर्ट देती है जो बोलते हैं ब्रूटलैंड रिपोर्ट। तो 1987 की ब्रूटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास को परिभाषित किया गया पहली बार। ठीक है, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता ना करे, यानी कि भविष्य की पीढ़ी पे कोई नुकसान ना पहुंचाए। ब्रूटलैंड रिपोर्ट होती है ये 1987, जिसमें सतत विकास लक्ष्य को पहली बार दिया गया, बट ये विश्व में आते आते 2015 तक टाइम लगा इसको। ठीक है, सतत विकास की क्या आवश्यकता है, तो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए हमें सतत विकास को अपनाना होगा। पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए हमें सतत विकास को अपनाना होगा। जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए हमें सतत विकास को अपनाना होगा। जैविक विविधता की रक्षा के लिए हमें पर्यावरण प्रदूषण को बचाना। सतत विकास के तत्व क्या हैं, तो पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय। सतत विकास के उपाय: नवीनीकरण ऊर्जा, वृक्षारोपण, प्रदूषण, जल संकट, भविष्य की सुरक्षा, पर्यावरण, ये सब आपको लिखना है। गरीबी उन्मूलन, जो मैंने बताया ना 17 गोल हैं, SDG 17 गोल्स, उसको याद कर लीजिएगा, लिखिएगा ना। सतत विकास के 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं, ठीक है, गूगल में सर्च मार के पढ़ लीजिएगा, वो सब आपको एग्जाम में काम देगा। आगे देख लेते हैं। तो अगला है महिला मुक्ति आंदोलन एवं उसके सामाजिक प्रभाव की व्याख्या करें। क्या होता है महिला मुक्ति आंदोलन और इसका सामाजिक प्रभाव? तो देखिए, वर्तमान विश्व जो है महिलाओं को बराबरी का अधिकार देता है। ठीक, महिलाओं को पहले प्राचीन काल में भारत में तो बहुत सताया गया, आपको मालूम है। ठीक है, पर्दा प्रथा था, अभी भी पर्दा प्रथा है। इसके अलावा 3 तलाक भी है, वो तो सरिया कानून वगैरह वगैरह छोड़िए, वो सब बात लिख सकते हैं। हालांकि हिंदू में आइएगा तो फिर आपको मिलता है कि सती प्रथा पहले होता था, जब पति मरता था तो उसके पति के मृत शव के साथ उसको भी जला दिया जाता था जिंदा। ठीक है, तो ये सती प्रथा हुआ करता था। इसके बाद महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, पहले ये सब लिख लीजिएगा। उसके बाद आंदोलन वगैरह के बारे में लिखिएगा। इसमें महिला मुक्ति आंदोलन में समान अधिकार मांगती है महिलाएं। ठीक, शिक्षा का अधिकार मांगती है महिलाएं, रोजगार का अधिकार में भी समानता होना चाहिए। राजनीतिक भागीदारी, आपको मालूम है कि भारत में 50% जो पॉलिटिक्स होता है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कि जितना भी सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो देखिएगा कि जब भी कोई वार्ड मुखिया ये सब का चुनाव होता है, जिला परिषद वगैरह, तो महिलाएं खड़ा होंगी, फिर बाद में उसका पति आगे आगे काम करता है ना। आंदोलन का प्रमुख कारण है प्रथम चरण 19वीं से 20वीं शताब्दी में महिलाओं के मतदान का अधिकार। आपको मालूम है पहले महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, तुलसीदास एक बहुत गंदा वर्ड बोलते हैं कि शूद्र पशु नारी, शूद्र पशु ढोल और नारी, शूद्र पशु ढोल और नारी, ये सब तारण के अधिकारी। ठीक है, तो तुलसीदास एक बहुत गंदा वर्ड बोल गया है, क्योंकि ये वर्ड उस समय की जो मेडिवल मध्यकालीन भारत का है उसका हमारे छवि देता है कि आदमी उस टाइम पे महिलाओं को ढोल के साथ काउंट करता था, पशु के समान काउंट कर रहा था। शूद्र पशु ढोल और नारी, ये सब तारण के अधिकारी, फिर खाने का अधिकारी है। नहीं नहीं, तो उस जमाने में महिलाओं को न्याय दृष्टि से देखा जाता था। प्रमुख महिला नेता के बात आज हम कर लेते हैं, तो आज विश्व में हर क्षेत्र में है। सिमोन द वेबर, बेट्टी फ्रीडन, और आप भारत में भी दे सकते हैं ना। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक महिला है। ठीक है, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, इस तरह से दे सकते हैं। सुचेता कृपलानी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि यूपी से थी। महिला मुक्ति आंदोलन का प्रभाव: महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला, शिक्षा में प्रगति आई, रोजगार के अवसर मिले, सामाजिक जागरूकता हुआ, भारत में महिला आंदोलन चला। ठीक है, और आज महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के कार्य करती हैं, काम करती हैं। आप सबको मालूम है, ये सब लिख लीजिएगा। अब हम जो है इम्पोर्टेंट है वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, बट समझाने से पहले मैं बोल देता हूँ कि भैया 30 मिनट का हो चुका है वीडियो, अब हमको एक ब्रेक चाहिए, और मैं 25 मिनट ही मैक्सिमम क्लास लेता हूँ, उसके बाद एक ब्रेक लेता हूँ। तो अब हमको एक ब्रेक चाहिए, उसके बाद हम लोग ब्रेक के बाद फिर आएंगे। तो देख लेते हैं यूनिट 3 करेंगे या यूनिट 2 ब्रेक के बाद। ठीक है, आप लोग भी जाइए टॉयलेट वगैरह करके आइए। मोमेंट फॉर इक्वल राइट्स एंड चैलेंज
बाइपोलर वर्ल्ड। मैं आपको जो है शीत युद्ध समझा देता हूँ, शीत युद्ध ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यूनिट 1 और 2 जो है पूरा का पूरा शीत युद्ध से ही भरा हुआ है। ये यूनिट 1 जो है कोल्ड वॉर, कोल्ड मतलब शीत, ठीक है, वॉर मतलब युद्ध, शीत वॉर, शीत युद्ध। तो यूनिट 1 और 2 से जो है आपका शीत युद्ध से ही क्वेश्चन है पूरा। तो शीत युद्ध समझा देता हूँ, उसके बाद यूनिट 3। तो 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, आप लोग भी वीडियो को रोक लीजिए, टॉयलेट वगैरह करके आइए, बाथरूम जाके आइए, मैं भी आता हूँ, ठीक है, फ्रेश होके। हमारा माइंड फ्रेश होगा, रिलैक्स होगा, सोचते रहिएगा क्या 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 पढ़े हम अभी, ठीक है, बस याद करना है, लिखना बाद में, अभी याद कीजिए माइंड में। चलिए रिफ्रेश होके आ गए हैं आप, वेलकम बैक। अच्छा, ये सारा पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा, जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा, हालांकि लास्ट टाइम में मैं पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए शीत युद्ध क्या है वो मैं बता देता हूँ। शीत युद्ध क्या है, ठीक, शीत युद्ध के प्रमुख कारण, ये सब एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। नाटो क्या है, वार्सा संधि क्या है। देखिए शीत युद्ध क्या है, जब 1939 में प्रथम वर्ल्ड वॉर होता है, सॉरी 1914 से 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919, ठीक, आपको याद है। प्रथम विश्व युद्ध थोड़ा सा हुआ, ज़्यादा नरसंहार नहीं हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है 1939 1945, इसमें बहुत बड़ा जन मानस की हानि होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की शक्ति भी कम होती है, उसके कारण भारत भी आज़ाद होता है। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो भारत आज़ाद नहीं होता, ये बात जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों की शक्ति जो है कम हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पे 2 बम गिराए जाते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है, क्योंकि आपको 1945 से पढ़ना है पूरे विश्व के इतिहास। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में अमेरिका 2 बम गिराता है जापान पे, एक लिटिल बॉय एक फैट मैन, दोनों बम का नाम होता है लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है। और उसका कारण भी था, अमेरिका को छेड़ने गया था। पहले वो पर्ल हार्बर, अमेरिका का एक नौसैनिक पोत है, वहाँ पे वो अटैक किया। कौन अटैक किया? जापान। सुबह सुबह कोई भोरे भोरे एकदम अटैक कर दिया पूरा हवाई जहाज से पर्ल हार्बर पे। कौन? जापान। अमेरिका पे, हाँ, जापान जो है अचानक से अमेरिका पे अटैक किया बिना बोले। तब जाके अमेरिका है उस पर 2 बम देगा, लो बेटा तो हमको परेशान करेगा, ठीक है। तब जाके अमेरिका ने 2 बम गिराए हिरोशिमा नागासाकी। अमेरिका ने बोला हाथ जोड़ माँ बाप माफ़ कीजिए, गलती हो गया। तब जाके फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया, उसके बाद 1945 से 1990 तक कितना साल? 1945 से 90 तक कितना साल होता है? 45 साल। 1945 से 90 तक पूरा विश्व ऐसा लग रहा था कि अब न तब युद्ध होगा, क्योंकि पूरा विश्व 2 भागों में बढ़ गया था। एक था अमेरिका के साइड में, एक था रूस के साइड में। रूस को उस टाइम में सोवियत संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोवियत संघ। और एक था अमेरिका, ठीक है। तो विश्व 2 ध्रुवों में बट गया था, एक अमेरिका एक रूस, इसी को 2 ध्रुवीय कहा जाता है, ठीक है। अमेरिका के साइड वाले, रूस के साइड वाले, रूस को सोवियत संघ बोलेंगे, सोवियत संघ के साइड वाले। तो ऐसा लग रहा था कि अब न तब युद्ध होगा दोनों के बीच में, इसी को बोलते हैं शीत युद्ध। ऐसा युद्ध जिसमें हमेशा युद्ध का भय सताता हो, लेकिन वास्तविक युद्ध कभी नहीं हुआ। 1945 से 90 के बीच में एक भी बार युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हमेशा युद्ध का भय लग रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा, तब युद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसी को शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं। तो बहुत सारे देश अमेरिका के साइड में थे, बहुत सारे देश सोवियत संघ यानी कि रूस के साइड में थे। अब 1991 में जब नई आर्थिक नीति आती है ना, उस टाइम पे सोवियत संघ यानी कि रूस का विघटन होता है। सोवियत संघ रूस जो है, मतलब सोवियत संघ और रूस में क्या अंतर है? पहले रूस के साथ बहुत सारे देश मिले हुए थे, और उसका सबसे बड़ा देश था रूस, जिसको गाइड कर रहा था। तो वो 1951 में सब आपस में अलग अलग टूट गए और रूस अलग हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सोवियत संघ का विघटन, ठीक है, आपने पढ़ा है। तो आपने कोल्ड वॉर समझ लिया कि ऐसा वॉर जिसमें 1945 से 90 तक चला, और ऐसा लग रहा था कि अब न तब युद्ध होगा, जिसमें विश्व 2 भागों में बट गया था, एक अमेरिका के साइड वाले, एक थे सोवियत संघ जिसे रूस बोलते हैं उसके साइड वाले, ठीक है। और दोनों देश आपस में लड़ने के लिए माहौल बन गया था। अरे यार, मैं वीडियो को ऑन करके ना चुपचाप बोलने जा रहा हूँ। देखिए
अब बोल सकते हैं कि भैया अमेरिका और ये जो है रूस, इसके बीच में आपस में क्यों लड़ाई हुआ, लड़ाई का कारण क्या था। तो देखिए इसका लड़ाई का कारण था, अमेरिका एक ऐसा देश है ना जो शुरू से प्राइवेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि भाई हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, सब कुछ प्राइवेट। वहाँ पे 90% चीज़ें प्राइवेट है, केवल कुछ चीज़ें नाम मात्र की गवर्नमेंट है। जैसे कि रक्षा विभाग उनका, जिसको मिलिट्री बोलेंगे, वो गवर्नमेंट है। पुलिस व्यवस्था उनका गवर्नमेंट है। बाकी मैक्सिमम चीज़ें उनका प्राइवेट है। तो अमेरिका चाहता था कि पूरे विश्व में जो है प्राइवेटाइजेशन बढ़े। अब रूस, रूस है साम्यवादी देश। साम्यवादी किसको बोलते हैं भैया, तो साम्यवादी एक ऐसा देश होता है जो कि चाहता है कि पूरे विश्व में ना वो गवर्नमेंट सब कुछ गवर्नमेंट रूल फॉलो करेगा, सब कुछ गवर्नमेंट, एवरीथिंग इन गवर्नमेंट। नाम मात्र का मतलब 90% चीज़ गवर्नमेंट की, 10% प्राइवेट की। तो रूस चाहता था कि पूरे विश्व में साम्यवाद फैले, यानी कि सरकारी तंत्र का व्यवस्था फैले। अमेरिका चाहता था कि पूरे विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फैले, प्राइवेटाइजेशन हो। ठीक है। अब दोनों आपस में लड़ गया भाई। अब भारत क्या किया था भैया, उस टाइम पे किसके साइड में था, ना रूस के साइड में ना अमेरिका के साइड में। तो भारत ना तो रूस के साइड में था ना अमेरिका के। क्यों, तो भारत उस टाइम पे नया नया आज़ाद हुआ था, तो बोल रहा था कि भाई हमको खुल के पहले जीना दे दो भाई, अभी हम आज़ाद हुए हैं, हमारे यहाँ पे खाने को लाले पड़े हैं और आप हमको बोल रहे हैं कि युद्ध में जाओ। अमेरिका के साइड से लड़ेंगे ना हम रूस के साइड से, हम किसी के साइड से नहीं लड़ेंगे। भारत ने साफ मना कर दिया। और भारत के उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित नेहरू जी। नेहरू जी विदेशी व्यवस्था में बहुत अच्छे थे, भले उनका कुछ पर्सनल मैटर है वो अलग है, हम मैं भी जानता हूँ, ठीक है। पर्सनल मैटर उनका बहुत ख़राब था, बट वो विदेश मामले में बहुत अच्छे थे। तो वो क्या बोले कि हम ना रूस के साइड से लड़ेंगे ना हम अमेरिका के साइड से लड़ेंगे, हम जो है अलग रहेंगे, ना हम रूस के साइड से जाएंगे ना अमेरिका के साइड से। हम एक नया चीज़ बनाएंगे जिसको बोलते हैं नाम, यानी कि नॉन अलाइड मूवमेंट, ये आपको पढ़ना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। कि ना हम रूस के साइड से लड़ेंगे ना अमेरिका के साइड से, हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, गुट निरपेक्ष है हम, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो भारत और भारत के साथ कई सारे ऐसे देश हैं जो कि बोले कि नहीं भैया हम आपके साथ हैं, हम ना उनके साथ जाएंगे ना इनके साथ, हम किसी के साथ में नहीं लड़ेंगे। तो जो देश पहले तो दो भागों में बटा था पूरा ध्रुव, एक अमेरिका के साइड में एक रूस के साइड में, तो दो ध्रुवी था। और तीसरा गुट बना नाम, ठीक है, नॉन अलाइड मूवमेंट। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ये और भारत जैसे बहुत सारे देश हैं जो कि किसी के साइड से भी नहीं लड़े। अब बोलिएगा भैया भारत क्या अपनाया, पूंजीवाद अपनाया, प्राइवेटाइजेशन, या सरकारी तंत्र अपनाया, साम्यवाद। तो अभी तो मैंने बताया कि किसी का भी नहीं अपनाया, ना पूंजीवाद अपनाया ना साम्यवाद अपनाया। भारत अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी चलेगा और गवर्नमेंट भी चलेगा, पूंजीवाद भी चलेगा और साम्यवाद भी चलेगा, दोनों का मिक्स्ड रूप चलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे देश में सब कुछ है, प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है, और दोनों मिलकर काम करते हैं, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। जो कि गौतम बुद्ध का मार्ग है, मध्यम मार्ग। ना तो इतना ज़्यादा अच्छा बनो कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा के कोई शोषण करने लगे आपके, ना इतना ज़्यादा बुरा बनो कि आपको आदमी कहीं पर भी रिस्पेक्ट ना देता हो थोड़ा सा, ठीक है। तो मध्यम मार्ग अपनाओ, ठीक है, अच्छा बनिए, लेकिन आपके अच्छाई के कारण आपका कोई शोषण ना कर पाए। ना बुरा बनने भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा बनो, लेकिन ऐसा अच्छा जिससे आपका कोई शोषण ना करे। ना तो इतना ज़्यादा सो कि दिन भर सोते रहो, ना ही इतना कम सो कि आपका हेल्थ खराब हो जाए। मध्यम मार्ग अपनाओ, समझे। ना तो इतना ज़्यादा पढ़ो कि एकदम पढ़ते पढ़ते पगला जाओ, ना इतना कम पढ़ो कि आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई ना हो, ठीक है। तो मध्यम मार्ग को अपनाया भारत ने कि हम इसके साइड से लड़ेंगे ना इसके साइड से, हम अपना रहेंगे, ठीक है। ये है शीत युद्ध। अब एक इसी बीच में एक संगठन बनता है नाटो। क्या बनता है, नाटो, हाँ नाटो, नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO। मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ा है, और ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है जो कि आपको हिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मेरा पॉलिटिकल साइंस में कितना आया था, 87 मार्क्स आया था आउट ऑफ 100। तो नाटो जो है, नाटो बोलता है कि भैया एक संगठन बनाएंगे। अमेरिका बोला चलो दोस्तों हम लोग एक संगठन बनाएंगे, और जिसमें हम लोग 10 गो या 12 गो देश शुरू में मिला आपस में, और ये सब देश की सेनाएं एक साथ मिलकर काम करेंगी। ये जो 10 देश बने ना, 10 या 12 देश थे, वो सब देशों की अगर कोई अटैक करेगा तो हमारी सेना मिल के उन पर अटैक करेगी। इसी को बोलते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये नाटो संगठन बना, सैन्य संगठन,
किसके लिए? अगर कोई इस देश के मेंबर को, कोई भी देश के 10 को मान लीजिए देश है, 10 में से किसी भी देश पे अगर कोई अटैक करता है तो सब कोई मिल पे उस पर अटैक करेगा। इसको बोलते हैं नाटो। ठीक है, लेकिन इन लोग भूल गया कि अगर जब हम आपस में ही लड़ गए तो क्या होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लगभग लगभग सारी चीज़ें आपको समझा दी। शीत युद्ध क्या है मैंने बता दिया कि 1945 से 90 के बीच में विश्व दो भागों में बंट गया था। ठीक है, अमेरिका के साइड में और रूस के साइड में, पूंजीवादी और साम्यवादी। शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? तो अमेरिका और रूस की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। अमेरिका चाहता था पूंजीवादी व्यवस्था, जबकि रूस चाहता था साम्यवादी व्यवस्था। ठीक है, और दोनों के बीच में टकराव हो गया। नाटो क्या है? तो एक सैनिक संगठन था जो कि 12 देश मिलकर इसको स्थापना की थी 1949 में। और इस देशों पे अगर कोई अटैक करेगा तो वो सब मिलके इसका अटैक करेंगे। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम। वार्सा संधि क्या है? वार्सा संधि सोवियत संघ और यूरोपीय यूनियन के द्वारा 1955 में बनाया गया था। ठीक है, सोवियत संघ और यूरोपियन यूनियन के द्वारा 1955 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य था नाटो का मुकाबला करना। जैसे अमेरिका ने नाटो बनाया तो उसी तरह से सोवियत संघ ने वार्सा संधि बनाया, वार्सा पैक्ट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? नाटो का मुकाबला करना। नाटो जो सैनिक संगठन बना उसका मुकाबला करने के लिए रूस ने वार्सा पैक्ट बनाया। ठीक है, इसमें पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी आदि देश इसमें शामिल थे। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी क्यों महत्वपूर्ण था? तो शीत युद्ध में जर्मनी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जर्मनी जो देश है इसकी राजधानी है बर्लिन। ठीक है, तो जर्मनी विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी में बांट दिया गया। ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसको जर्मनी के दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, और हिटलर जो है जर्मनी का शासक था। हिटलर पूरे विश्व में फेमस है ना, गैस चैम्बर में लोगों को घुसा के मारता था साला। तो जर्मनी में बांट दिया गया। पश्चिमी जर्मनी अमेरिका एवं उसके सहयोगी के प्रभाव में था, जबकि पूर्वी जर्मनी जो है सोवियत संघ के प्रभाव में था। मतलब कि जर्मनी दो भागों में बंट गया, एक और अमेरिका के साइड में चला गया। ठीक, पश्चिमी वाला भाग अमेरिका का साइड का सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, वेस्ट साइड, और जो है ईस्ट साइड है पूर्वी भाग वो सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहा था। बर्लिन शहर भी विभाजित हो गया। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी थी ये भी दो भागों में बंट गया। इस कारण जर्मनी जो है शीत युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मानो कि दो टुकड़े हो गए हो, जैसे भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बढ़ गया ना, जर्मनी भी दो टुकड़ों में बढ़ गया। हालांकि बाद में जर्मनी का एकीकरण होता है, जर्मनी को एक किया जाता है। बर्लिन की दीवार क्या है? तो देखिए बर्लिन कहाँ है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ पे दीवार दे दिया गया मानो, इसी तरह से बर्लिन की दीवार है। बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में पूर्वी जर्मनी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था पूर्वी जर्मनी के लोगों को पश्चिम जर्मनी जाने से रोकना। ठीक है, इसके लिए दीवार दे दिया है देश में, समझ रहे हैं यार। यह दीवार शीत युद्ध एवं साम्यवाद, पूंजीवाद, विभाजन का प्रतीक था, बन गई, और 1989 में यह दीवार गिरा दी गई, और जो शीत युद्ध के अंत का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। तो देखिए, मान लीजिए भारत को दो भागों में बांट दिया जाएगा, दीवार खड़ा कर दिया जाएगा। एक सपोर्ट करता था भारत अमेरिका को, पश्चिमी भारत, और पूर्वी भारत रूस को। तो फिर दीवार खड़ा कर दिया गया, फिर से दीवार को तोड़ दिया गया। यही चीज़ कहाँ पे होता है? बर्लिन में होता है। ठीक है, कोरिया युद्ध क्या है? तो कोरिया भी दो भागों में बटा है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, आपको मालूम है। ठीक, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कोरिया युद्ध संघ चीन का समर्थन करता था। ठीक, उत्तर कोरिया जो है चीन का समर्थन प्राप्त किया, जबकि दक्षिण कोरिया अमेरिका का समर्थन प्राप्त किया। जिस तरह से जर्मनी को दो भागों में तोड़ा गया, कोरिया को भी दो भागों में तोड़ा गया। ठीक है, जो उत्तर कोरिया है वो रूस को सपोर्ट करता है। ठीक है, चीन को, रूस एवं चीन को सपोर्ट करता है, जबकि दक्षिण कोरिया, ठीक है, किसको सपोर्ट करता है? तो दक्षिण कोरिया अमेरिका को सपोर्ट करता है। यह शीत युद्ध का प्रमुख संघर्ष था। जर्मनी और कोरिया दो को संघर्ष बना दिया यार। और एक है तीसरा क्यूबा संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? देखिए, क्यूबा एक छोटा सा, जैसे छोटा सा टापू जैसा, ठीक है, भारत का जो छोटा सा देश राज्य है ना गोवा, उतना बड़ा देश है क्यूबा। ठीक है, गोवा जितना। तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच उत्पन्न हुआ। यह गंभीर संकट माना जाता है शीत युद्ध के दौरान। सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु बम तैनात कर दिया था। रूस जो है क्यूबा में परमाणु बम खड़ा कर दिया, लो बेटा, एटम बम। ठीक है, तो अमेरिका ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस संकट के कारण विश्व परमाणु युद्ध के बहुत करीब पहुंच गया था। लग रहा था कि अब न तब परमाणु वॉर हो जाएगा। बाद में समझौते के माध्यम से क्यूबा संकट को हटाया गया।
समझ गए। तो क्यूबा जो है एक छोटा सा देश है जिस पे रूस ने परमाणु बम खड़ा कर दिया था अमेरिका को अटैक करने के लिए, लेकिन अटैक नहीं किया था 1962 में। मार्शल योजना के बारे में पढ़ना है आपको। मार्शल योजना क्या है, तो देखिए मार्शल योजना अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप के जितने भी नए नए पुनर्निर्मित हुए वाले मतलब नई अर्थव्यवस्था को अपनाए थे, ठीक है, आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए शुरू की गई सहायता थी। इसकी योजना क्या थी कि यह चाहता था कि घोषणा कर दे कि अमेरिका जो है विदेशी मंत्री जॉर्ज मार्शल, ये मार्शल योजना इन्हीं के मंत्री के नाम पे रखा गया है, जॉर्ज मार्शल, 1947 में की। इसके तहत ये इसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोप देशों को आर्थिक सहायता दी गई, ठीक है। मार्शल योजना में बोला गया कि भाई साहब लो, आप लोग को मैं इकोनॉमिक सपोर्ट देता हूँ, ठीक है, अमेरिका के मंत्री बोले, ताकि वे द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विनाश से उबर सके। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्षति हुई थी उसके विनाश से उबर सके यूरोप, इसी को मार्शल योजना कहते हैं। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के साथ सोवियत संघ कैसे थे, तो देखिए पूर्वी यूरोप सोवियत संघ, पश्चिमी यूरोप अमेरिका, दो भागों में बांट लिया था यूरोप को। तो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ जो है पूर्वी यूरोप के देशों पर अपना प्रभाव बनाए रखा, जैसे में पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, ठीक है, देशों में साम्यवाद और दक्षिण सरकार स्थापित हुई। इसके अलावा आपका जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है वो भी दो भागों में बट गया, ठीक। उत्तर कोरिया किसको सपोर्ट कर रहा है, तो अरे यार भूल गए, दक्षिण कोरिया जो है आपका रूस को सपोर्ट किया और उत्तर कोरिया ये चीन अमेरिका को। सोवियत संघ ने इन देशों में राजनीतिक एवं सैन्य संगठन, वार्ता संधि, ये सब का उपयोग किया। चलिए मैं भी बोलते बोलते थक गया हूँ, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुका है। सोवियत संघ के विघटन से आप क्या समझते हैं ये पूछा गया है, ठीक। देखिए वही 1991 में सोवियत संघ 15 भागों में टूट गया और रूस इसका नाम यहाँ से पड़ गया और रूस की राजधानी मॉस्को हो जाती है, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, तो देखिए ये जानिएगा कि ये जो है रूस के अंतिम राष्ट्रपति होते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक। ग्लासनोस्त क्या है, तो ग्लासनोस्त मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू किया गया एक पॉलिसी था जिसका अर्थ है खुलापन लाना, यानी कि ओपन पॉलिसी लाना। फिर पेरेस्ट्रोइका क्या है, तो पेरेस्ट्रोइका मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में शुरू किए थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार के लिए। ये सब आपको पढ़ना है। जर्मनी का पुनः एकीकरण, जो कि जर्मनी में दीवार बना दिया था उसको तोड़ के 1989 में फिर से जर्मनी को एक किया जाता है। यूगोस्लाविया का विघटन। फिर यूरोपीय यूनियन के बारे में पढ़िएगा, यूरोप को एक तरह से एक किया गया 1991 में के बाद। अमेरिका की महाशक्ति क्यों महाशक्ति बन गया, क्योंकि रूस टूट गया ना, तो अमेरिका अकेले फिर मेजर पावर बन गया, ठीक है। अभी भी विश्व में अमेरिका का राज चलता है। नेल्सन मंडेला कौन थे, जिसमें 27 वर्ष जेल में रहे और फिर 1994 में वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत मतलब कि ब्लैक कलर के थे, जिसको हम लोग सांवला बोलते हैं ना, मतलब करिया थे यार, ठीक है। तो वहाँ पे काले लोगों को बहुत बहिष्कार किया गया था, बाद में वो काले होकर वहाँ के राष्ट्रपति बने, ठीक है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है ये जानिएगा। उसके बाद किंग मार्टिन लूथर के बारे में जानिएगा। फिर आपको जानना है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में, नाम के बारे में। फिर यहाँ से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के बारे में, जिसमें प्रमुख नेता हैं हमारे पीएन नेहरू, ठीक है। और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रिज टीपो। मिस्र का है गमाल अब्देल नासिर। इंडोनेशिया के हैं सुकर्नो और घाना के हैं क्वामे एनक्रुमा। वैश्वीकरण क्या है, सतत विकास क्या है, महिला मुक्ति आंदोलन क्या है। तो यहाँ से तो इम्पोर्टेंट चीज़ें खत्म हो गई। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या महत्व हो गया ये बताइए। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए बनाया गया था राष्ट्र संघ के नाम से, बट रोक नहीं पाया। फिर से इसको बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से, विश्व शांति के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल सके इसके लिए। और अभी इसके 200 से ज़्यादा मेंबर कंट्री हैं, ठीक है। मार्शल योजना के बारे में जान ही लिए, जो नई खुलापन लाया और आर्थिक संकट को दिया, आर्थिक सहायता दिया। विश्व राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव। यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू होता है 4
15 मार्क्स, 15 मार्क्स के लिए। शीत युद्ध का अर्थ, कारण और सुरक्षा संधियों के बारे में बताइए। तो देखिए अभी शीत युद्ध के बारे में डिटेल में बता दिए, अर्थ, फिर यहाँ पे कारण जानिएगा, वैचारिक मतभेद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन, परमाणु हथियार की होड़, यूरोपीय। देखिए इस पे आप चाहें तो पूरा किताब लिख सकते हैं, इतना बड़ा ये टॉपिक है शीत युद्ध, ठीक है। सब लिख सकते हैं, कोरिया संकट, क्यूबा संकट, ठीक है, दो ध्रुवीय विश्व, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी, कोरिया, क्यूबा के संघर्ष के कारण बताइए। इन तीनों देशों में किस तरह से दो देश टूट गया, जर्मनी और ये कोरिया, ठीक है, और क्यूबा पे परमाणु बम खड़ा कर दिया था रूस ने। ये सब आपको लिखना है, कुछ तो याद रहेगा ना, जितना पढ़ाएं तो मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ, 50 मिनट लगातार बोलना हालत ख़राब हो जाएगा। पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान एवं पूर्वी यूरोप के साथ सोवियत संघ का वर्णन करना है आपको। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए मैं थक चुका हूँ और आप लोग को मैं ये पीडीएफ दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन, 1991 में सोवियत संघ टूट गया 15 अलग अलग देशों में, और उसके बाद रूस बन गया। इसका क्या कारण था और क्या परिणाम हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। 15 राज्यों में टूट जाता है सोवियत संघ। फिर आर्थिक संकट के बारे में बताना है, मिखाइल गोर्बाचेव जिन्होंने नई आर्थिक नीति अपनाई एक तरह से और खुलापन लाया, पेट्रोइस्का के बारे में बताना है, ठीक, साम्यवाद के असफलता के बारे में, और ना चाहते हुए भी अमेरिका विश्व में मेजर पावर बन गया, ठीक है, 1991 के बाद। जर्मनी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया की राजनीति, सीमाओं के पुनर्गठन तथा यूरोपीय संघ का उदय, इन सब के बारे में पूछा गया है। ओके, तो मैं वीडियो को दोस्तों यहीं से एंड करता हूँ यार, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर, मैं पीडीएफ दे रहा हूँ। 1991 के बाद अमेरिका के विश्व महाशक्ति के रूप में उभरने का वर्णन कीजिए। देखिए एक एक पॉइंट जो मैंने बोला वो क्वेश्चन भी है, ठीक है, और इस टॉपिक पे आप अच्छा से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा भी आएगा। सोचिएगा कि मूवी चल रहा है, अमेरिका में एक साइड में है ये, और भारत बीच बीच में है, ठीक है। तीसरा है दक्षिण अफ्रीका में, एवं उसके बाद रंगभेद का जो नीति आया इसके बारे में, जिसमें नेल्सन मंडेला 27 साल जेल खटने के बाद यहाँ के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में बताना है। देखिए श्वेत और अश्वेत नाम ये सब हटा दीजिए माइंड से, ठीक है। मेरी वाइफ भी सांवली है, बहुत मस्त है, और क्या, ठीक है। तो सांवला ये सब मेलानिन के कारण होता है, बॉडी में गोरा हूँ, मेलानिन थोड़ा सा मुझ में कम है। अगर आप सांवले हैं तो मेलानिन आप में अच्छी मात्रा में, अगर आप काले हैं तो मेलानिन थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में, और कुछ नहीं है, सब मेलानिन का खेल है। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे रांची भी निकलना है ना।